हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी पहली क्लास में पढ़ रहे थे संसाधन एवं विकास के बारे में। ये हमारा लेक्चर 2 है, यानी दूसरी क्लास है संसाधन एवं विकास पर। हम लोग पढ़ने जाएंगे कि अच्छा सा, अब पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। लेकिन आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि संसाधन से मानव अपना विकास किस तरीके से कर रहा है, संसाधन से हम लोग अपना विकास किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि संसाधन एवं विकास लेक्चर 2 है, क्लास नंबर 2 है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ने के लिए कि कैसे संसाधनों का उपयोग करके हम अपना विकास कर पाएंगे ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि संसाधन से हम अपना अपना विकास कैसे कर पाएंगे। आ जाइए यहाँ, देखिए देखिए, पहली क्लास में सभी बच्चे यहाँ तक पढ़ लिए थे ना। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अच्छा, जिन जिन चीजों का हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन भी चीजों का उपयोग करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, संसाधन होता है। जैसे पेन का उपयोग हम लोग करते हैं, कॉपी का उपयोग हम लोग करते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे लिए क्या होती है, संसाधन होती है। और उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम लोग अपना विकास कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था। अगर जो बच्चे आज हमारी क्लास में नए होंगे वो हमारा पहला वीडियो जा करके देखेंगे, उनको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं ना। पेन कहाँ गया भाई, पेन पेन नहीं, पेन नहीं है। चलिए हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं भाई। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड का जो पेन है ना वो गायब हो गया है, तो हम लोग अपना वाला पेन यूज कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे संसाधनों का विकास, यानी संसाधन से हम लोग अपना विकास कैसे कर पाएंगे, कैसे हम लोग संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास कर पाएंगे, कैसे एक गरीब व्यक्ति संसाधनों का उपयोग करके अमीर बन सकता है। आज इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इन सारी चीजों का उपयोग करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग संसाधन के बारे में तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अब विकास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इधर देखते हैं। देखिए, तो संसाधनों का विकास ना, अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर है कि जिस प्रकार मानव को जीने के लिए संसाधन हर वक्त उपयोगी होता है। जैसे मानव अगर अपना जीवन जी रहा है, मानव है, कोई भी मानव हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको जीवन जीने के लिए तो संसाधन का उपयोग करना ही पड़ेगा ना। जैसे खाना बनाने के लिए बर्तनों का उपयोग करना ही पड़ेगा, पढ़ाई करने के लिए बुक्स का उपयोग करना ही पड़ेगा, जैसे हमें पढ़ाने के लिए कैमरे का, डिजिटल बोर्ड का उपयोग करना ही पड़ रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ता है, संसाधनों का उपयोग करना ही पड़ता है ना। तो अपना विकास करने के लिए तो संसाधन बहुत जरूरी है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। एक मिनट, पेन को कट कर दे, उसके बाद ही आगे जाएगा। थैंक यू, बोलिए। थैंक यू सर, पेन को देने के लिए। यहाँ पर एक सर है जो हमेशा थैंक यू बुलवाने पर लगे होते हैं कि कुछ भी काम करिए बस उनको थैंक यू बोलते रहिए ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि अभी तो आप लोगों को इतना पता हो गया कि अच्छा ठीक है मैम, आपने तो बता दिया कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, आपने बता दिया संसाधन क्या होता है, संसाधनों का हम उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन संसाधन का उपयोग करते करते क्या होता है ना कि हमारे पर्यावरण को नुकसान भी होने लगता है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम कैसे नुकसान होता है, हमारे पर्यावरण में क्षति कैसे होने लगता है। हम तो संसाधनों का केवल उपयोग कर रहे हैं अमीर बनने के लिए, लेकिन कैसे नुकसान होगा पर्यावरण का। तो चलिए देखते हैं भाई। जैसे मान लेते हैं कि हमें कोचिंग खोलना है, और कोचिंग खोलने के लिए हमें क्या लेना है, डेस्क बेंच लेना है, तभी तो उस पर बच्चे पढ़ेंगे ना, बैठेंगे। तो डेस्क बेंच बनवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेड़ की कटाई करनी पड़ेगी।
क्योंकि हमको पता है कि हम कोचिंग खोलेंगे, उसमें पढ़ाएंगे, तभी जाकर के हम अमीर बनेंगे। तो हम डेस्क बेंच बनवाएंगे बच्चों के लिए, और डेस्क बेंच बनवाएंगे तो पेड़ों की कटाई करवानी पड़ेगी, और पेड़ों की कटाई जब करवाएंगे तो पर्यावरण में जो पेड़ हैं, जो हमारे आसपास जो जंगल वन दिखते हैं, उसमें पेड़ों की कमी हो जाएगी ना। और जब पेड़ों की कमी होगी, तब आप बताइए ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी? होगी ही। और ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो हमारे लिए तो खतरा खतरा ही होगा, हमें तो नुकसान ही होगा ना भाई। ढेर सारे ऑक्सीजन हमें शुद्ध मात्रा में नहीं मिल पाएंगे। और दूसरी चीज ये, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? पेड़ पौधे लेते हैं। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा कौन? और जब वही कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो क्या होगा? चलिए आगे देखते हैं क्या होगा ना। इधर देखिए, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताया वो सब आपके बुक में लिखा गया है, एनसीईआरटी के बुक में लिखा गया है। चलिए देखते हैं, पढ़ करके देख लेते हैं। देखिए, कुछ व्यक्तियों के लालचवश, देखिए आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। बच्चों, इनके कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, वो दो हिस्सों में बट गए हैं। जो अमीर लोग हैं वो संसाधनों का अच्छे से उपयोग करके अमीर ही बनते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वह गरीब ही है। ये हम देशों के मामले में भी देख सकते हैं। जैसे अमेरिका विकसित देश क्यों कहलाता है? अमेरिका विकसित देश इसीलिए कहलाता है क्योंकि वह संसाधनों का अच्छे से उपयोग कर लिया है, और संसाधनों का अच्छे से उपयोग करने के कारण वह विकसित हो चुका है, अपना विकास पूरा कर चुका है। और हमारा जो भारत है उसको विकासशील देश कहते हैं। विकासशील देश इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि भारत जो है अभी पूरी तरीके से संसाधनों का उपयोग अच्छे से नहीं कर पाया है, इसीलिए इसको विकासशील देश कहते हैं, क्योंकि यह धीरे धीरे उसका उपयोग करके अपना विकास कर रहा है। बात समझ में आई ना? तो आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण का मतलब आप समझते हैं? बच्चों देखो, आपने पहली क्लास को अगर नहीं पढ़ा है तो आप पहली क्लास को जाकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया है कि संसाधन कितने प्रकार का होता है। संसाधन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक संसाधन है, एक मानव निर्मित संसाधन है। अभी हम प्राकृतिक संसाधन की बात करें, मानव निर्मित संसाधन की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्राकृतिक संसाधन को देख रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, इन सारी चीजों को हम देख रहे हैं। अभी हम मानव निर्मित संसाधन को नहीं देख रहे हैं। बात समझ में आई ना? तो प्राकृतिक संसाधन को हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। अंधाधुंध शोषण का मतलब समझते हैं? जैसे पानी हो गया, आपके घर पे, आपके घर पे पानी होता है तो आप क्या करते हैं? एक बाल्टी, जैसे समरसेबुल लग गया है आपके घर पे, मशीन लग गया है, एक बाल्टी नहाने के जगह पर चार चार बाल्टी नहाते हैं ना। एक बाल्टी से कपड़ा धुल जाएगा पर चार बाल्टी खर्च करते हैं ना। इसी को कहते हैं संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, यानी संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग। आपको जहां एक बाल्टी का जरूरत था, एक बाल्टी पानी की जरूरत थी आपको, लेकिन आपने चार बाल्टी वहां पर खर्च किया, इसी को अंधाधुंध उपयोग कहते हैं। बात समझ में आई ना? आपको जैसे पेड़ है, पेड़ आप काटते हैं, ठीक है, आप अंधाधुंध पेड़ की कटाई करते चले जा रहे हैं, लेकिन आप पेड़ को लगाइए भी तो सही। आप पेड़ को लगाइए भी, ताकि जो पर्यावरण है वो बना रहे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन क्या करते हैं लोग? लगाते नहीं हैं। बात समझ में आया? तो इसी को कहते हैं संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। जैसे जैसे करके यहाँ पर देखते हैं, भूमंडलीय तापन। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं।
ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जिनको ये नहीं पता है कि भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता होगा भाई भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं। और दूसरी चीज देखिए, ओजोन परत अवक्षय, बात समझे, ये दो शब्द आपको याद रखना है कि भूमंडलीय तापन और ओजोन परत अवक्षय क्या होता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि भूमंडलीय तापन और ओजोन परत अवक्षय क्या होता है। देखिए, अभी इससे देखिए कि पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि क्या होता है। भूमि निम्नीकरण भी आपको याद रखना है भाई, भूमि निम्नीकरण क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं कि भूमंडलीय तापन और पर्यावरण क्षरण क्या होता है, या फिर ये क्या होता है, ओजोन परत अवक्षय क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर देख रहे हैं। हमको हमको चाहिए था ब्लैक पेज भाई, यहाँ पर ब्लैक पेज हमको नहीं मिल रहा है। चलिए चलिए, मिल जाता है भाई अभी। चलिए यहाँ से हम लोग ब्लैक पेज ले लेते हैं, दरअसल उसमें ऐड नहीं हो पाया था, यहाँ से देखते हैं ना। अभी अभी हम बुक को आपको वापस ला करके फिर से दिखाएंगे। हम क्या बताने जा रहे थे आपको, भूमंडलीय तापन क्या होता है, और ओजोन परत अवक्षय क्या होता है, और भूमि निम्नीकरण क्या होता है। इन तीन शब्दों को आपको याद रखना है बच्चों। देखिए, क्या होता है कि बुक की पढ़ाई करने का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप पढ़ते चले जाइए। उसमें जो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता होता है, उनका मतलब आपको जानना जरूरी होता है ना। तो इन सब का मतलब जानना जरूरी था। आइए चलिए इधर देखते हैं कि भूमंडलीय तापन होता क्या है। भूमंडलीय भूमंडलीय तापन, देखिए, जब पृथ्वी एवं महासागरों का महासागरों के महासागरों के तापमान में वृद्धि होती है तो उसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। भूमंडलीय तापन कहते हैं। देखिए बच्चों, वहां पर आपने देखा था कि क्या होगा, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से, यानी संसाधनों का मतलब पेड़ पौधे भी हो गए, हम लोग प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, तो ये सब प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण में क्या क्या क्षति हो सकता है, पर्यावरण में क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपने पहली चीज देखा कि भूमंडलीय तापन हो सकता है। तो आखिर भूमंडलीय तापन होता क्या है। चलिए, यहाँ पर हम लोग ने देखा कि भूमंडलीय तापन वो होता है जब पृथ्वी एवं महासागरों के तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो उसको भूमंडलीय तापन कहते हैं। बच्चों, जैसे आपको पता है ना कि 2 साल या 3-4 साल पहले आपने क्या देखा था कि तापमान उतना ज्यादा नहीं रहता था पृथ्वी पर, जितना अभी लगभग 2-3 साल से बढ़ गया है ना। अभी आप सुनते होंगे गांव में कि 2-3 साल से पृथ्वी का तापमान ज्यादा बढ़ गया है। तो पृथ्वी का तापमान 2-3 साल से ज्यादा बढ़ गया है। 2-3 साल पहले आप सुनते होंगे कि वर्षा ज्यादा होती थी, तापमान भी ज्यादा नहीं रहता था ना। तो इससे क्या होता था कि लोग सही रहता था ना, पृथ्वी पर वायुमंडल जो है उस वायुमंडल का तापमान सही रहता था। लेकिन अभी 2 साल से ज्यादा बढ़ने लगा है, तो क्यों, भूमंडलीय तापन के कारण ना। और ये भूमंडलीय तापन होता किससे है, कार्बन डाइऑक्साइड से। बात समझ में आई। कार्बन डाइऑक्साइड का जो इतना ज्यादा हम लोग उत्सर्जन करते हैं ना, उसी से क्या होता है, भूमंडलीय तापन होता है
ना। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम भूमंडलीय तापन कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाता है, हमको तो कुछ नहीं समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे भूमंडलीय तापन बढ़ता है ना। तो चलिए इधर देखिए, जैसे आप लोगों को पता होगा बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जो जलता है, जो बाइक से धुएं निकलते हैं, गाड़ियों से जो धुआं वगैरह निकलता है, वो किसका बना होता है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बात समझ में आई ना। और साथ ही साथ हम लोग जो उत्सर्जित करते हैं वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है ना। जो श्वसन हम लोग बाहर निकालते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं, वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। बात समझ में आ रही ना। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन जब हम उन्हीं पेड़ पौधों की कटाई कर देंगे ना, जब हम उन्हीं वनों की कटाई कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला कोई बचेगा नहीं। बचेगा क्या? नहीं बचेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कोई अवशोषित नहीं करेगा तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड ढेर सारा हो जाएगा ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जब ढेर सारा पृथ्वी पर हो जाएगा ना तो गर्मी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गर्मी कैसे बढ़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से। सोच रहे होंगे कि मैम ये कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से, इस CO2 के बढ़ने से आप कह रही हैं कि गर्मी भी बढ़ जाएगा। गर्मी भी बढ़ जाएगा, ऊपर का तीर है इसका मतलब बढ़ेगा, ठीक है, गर्मी भी बढ़ जाएगा। तो अब आप बता दीजिए कि गर्मी बढ़ेगा कैसे। चलिए देखते हैं गर्मी कैसे बढ़ेगा। देखिए क्या होता है कि जब हम सारे पेड़ पौधों की कटाई कर देंगे ना, पेड़ पौधे तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, अवशोषित करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई करने में लगे होंगे, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग जैसे आपने नाम सुना, तो पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटाई करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला कोई नहीं रहेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला कोई नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इधर सुनिए। जो सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर, उस सूर्य के प्रकाश को ना, सूर्य की गर्मी को ना, वह अपने पास रोक लेता है। कहता है तुम ना जाओ, तुम इधर से मेरे पास से ना जाओ, तुम मेरे पास से चले जाओगे ना तो हम जी नहीं पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कहता है कि सूर्य के प्रकाश जो तुम हो ना, तुम मेरे पास से ना जाओ, तुम मेरे पास से चले जाओगे तो हम तुम्हारे बिन नहीं जी पाएंगे, हम मर जाएंगे। इसीलिए वह उसको अपने पास रोक लेता है। और जब उसको वह अपने पास रोक लेगा तो पृथ्वी पर गर्मी ही पड़ेगी ना। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई 2-3 साल से ना बहुत ज्यादा पृथ्वी पर गर्मी बढ़ गई है। इसमें हम लोग अपनी कमी को नहीं देख रहे हैं कि हमारी भी कोई कमी है, कि हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पे लग गए हैं। और पेड़ों की कटाई क्यों कर रहे हैं? अपना घर बनवा रहे हैं, कोचिंग खोलने के लिए डेस्क बेंच बनवा रहे हैं ना, खटिया मछिया बनवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें बनवा रहे हैं। तो पेड़ों की कटाई करना तो ठीक है भाई, आप पेड़ की कटाई करते रहिए। अब ये नहीं कह दिया गया है कि नहीं आप गरीबे रहिए, आप गरीब न रहिए, आप अमीर बनिए, लेकिन एक पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ लगाइए ना। पेड़ को लगाने के लिए तो कोई मना नहीं किया है ना, न पेड़ को काटने के लिए कोई मना किया है, न पेड़ को लगाने के लिए कोई मना किया है। तो आप काटिए जितना काटना हो, लेकिन लगाइए भी। लगाएंगे तो आपका वातावरण जो है, आपका पर्यावरण जो है वो बना रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बात समझ में आई ना। तो ऐसे गर्मी बढ़ती है, इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा ना कि कैसे भूमंडलीय तापन बढ़ता है, कैसे गर्मी बढ़ती है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सूर्य की गर्मी को अपने पास रोक लेता है। और वही सूर्य की गर्मी जब हमारे पृथ्वी पर ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, भूमंडलीय तापन बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। अब बच्चों एक बात इसमें आपको और जानने की जरूरत है। अभी तो बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं कि बस इतना ही बता के रह देते हैं कि चलो अच्छा बच्चों को इतना बता दिए कि भूमंडलीय तापन क्या होता है, ठीक है, लेकिन आपको इससे यह भी जानना है कि इससे हमें नुकसान क्या होगा। ठीक है, आपने कह दिया कि चलो मैम थोड़ी सी गर्मी और पड़ जाएगी, सह लेंगे हम, लेकिन पेड़ की कटाई करते रहेंगे। तो बच्चों मेरे एक बात और सुन लीजिए,
कि अगर पृथ्वी पर उष्मा ज्यादा बढ़ा ना, भूमंडलीय तापन ज्यादा हुआ ना, तो क्या होगा? जो अभी हमने बताया कि पृथ्वी की और महासागरों के औसत तापमान से ज्यादा तापमान बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? भूमंडलीय तापन कहलाता है। तो जब महासागरों का तापमान भी बढ़ जाएगा, तो आप बताइए, जो इतने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ हैं, जहां पर आप जाते हैं तो बर्फ है, बर्फ सब रहता है, सब बर्फ से ढका रहता है, वो बर्फ भी तो पिघलने लगेगा ना। जब वहां पर भी ज्यादा तापमान हो जाएगा तो बर्फ पानी में बदलने लगेगा ना। जब वही बर्फ पानी में बदलने लगेगा तो फिर वो नीचे आ जाएगा ना, और नीचे आने से क्या होगा? समुद्र की जो सीमा है वो यहाँ से बढ़ करके यहाँ चली जाएगी, और जब यहाँ से बढ़ करके यहाँ चली जाएगी तो बाढ़ आ जाएगा ना, और बाढ़ आ जाएगा तो हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आपको पता है कि पृथ्वी पर एक भाग जो है वहां उतना मनुष्य है, और 3 भाग जो है उतना जल है। जब 3 भाग एक भाग पर आ जाएगा तो एक भाग बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो अब पता चल गया होगा कि भूमंडलीय तापन बढ़ेगा तो इतनी समस्याएं हो सकती हैं ना। इसीलिए प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आप लोग पेड़ को लगाइए, ज्यादा से ज्यादा वनों को बचाइए, ज्यादा से ज्यादा आप वृक्षों को बचाइए ना, और सबको ये बातें बताइए कि ऐसा करने से हम लोग आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। बात समझ में आई ना? तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम लोग ये देख चुके हैं ना भूमंडलीय तापन, अब हम लोग आगे देखते हैं। इधर इधर देखिए। अब हम लोग अगला देख रहे थे, ओजोन परत क्षरण। ओजोन परत अपक्षय या क्षरण। अब हम लोग जानते हैं, अभी तो हम लोग देख लिए हैं कि अच्छा क्या होता है, ये भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं ना। अब हम लोग दूसरी चीजें देखते हैं। देखिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक की लाइनें हैं सब। ये एनसीईआरटी बुक में ये शब्द लिखा गया है, आप जाकर के अभी हम दिखाएंगे कहाँ लिखा गया था ना। तो ये देखिए, अब ओजोन परत अपक्षय किसे कहते हैं ये हम लोग देखते हैं ना। ओजोन परत ये होता है, आप इधर ध्यान से देखते रहिए। ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर जो वायु होता है ना, वायु के भी कई परत होते हैं। 5 परत होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, ये पहला जो परत है इसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। और चौथा है आयन मंडल। और 5वां है बहिर्मंडल। ये देखिए, 5 मंडल होते हैं हमारी पृथ्वी पर। ये कोई खींचा गया मंडल नहीं है कि अच्छा किसी पेन से या फिर किसी चीज से खींच दिया गया, नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वायु की परतें होती है ना, ये वायु की परतों का मंडल है। जैसे नीचे सबसे सघन वायु पाई जाती है, इसीलिए इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर इससे विरल यहाँ पर पाया जाता है, इसको समताप मंडल कहते हैं। फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ऐसे ऐसे सारे मंडल होते हैं। तो ये जो ओजोन परत होता है ना, इसको O3 भी कहते हैं। O3, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इसको O3 भी कहते हैं। ओजोन परत को O3 कहते हैं। O3, ओजोन गैस, इसको ओजोन गैस कहते हैं। बात समझ में है ना? देखिए, ओजोन गैस है ना, ये समताप मंडल में ही पाया जाता है। ये जो ओजोन गैस है, ये समताप मंडल में ही पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक परत है। प्राकृतिक का मतलब यह एक प्रकृति के द्वारा गैसों का ही बनाया गया परत है ना। जैसे आप ये गैस ही ना, सारे वायु जो गैस ही है ना, ये जो आप समताप मंडल देख रहे हैं ना, इसी पर क्या है? ओजोन परत भी है, ओजोन गैस भी पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक परत है, प्राकृतिक गैस है ना। तो ये ओजोन गैस यहाँ पर पाया जाता है। और बच्चों, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ठीक है, ओजोन परत का तो कोई काम नहीं था जो आपने बता दिया ना। तो ओजोन परत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम है। आप आगे सुनिए। तो
ओजोन गैस जो होता है ना बच्चों, ये क्या करता है, ये जो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो हानिकारक किरणें आती हैं ना, उसको क्या करता है, यह अपने पास अवशोषित करता है, अवशोषित करके यह उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, इसको वापस भेज देता है। बात समझ में आई ना। ये जो ओजोन गैस होता है, यह सूर्य के प्रकाश से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने पास अवशोषित करता है और उसको अवशोषित करके वापस भेज देता है। ये हमारे पास उसको आने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि ये जैसे ही मनुष्यों के पास जाएगा सूर्य का हानिकारक किरण, और यह मनुष्यों को क्या कर देगा, कैंसर हुआ देगा ना, स्किन रोग हो जाएगा मनुष्यों को ना, तो ये सारी चीजें रोग हो जाएंगी मनुष्यों को। इसीलिए ओजोन गैस जानता है कि मनुष्यों की तो हमें रक्षा करना है। ये जो धरती पर इतने बड़े बड़े मानव जाति पाए गए हैं ना, इनकी हमें रक्षा करनी है। इनकी रक्षा करने के लिए सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो हानिकारक किरणें हैं, इनको हमें रोकना जरूरी हो गया है। तो ये बेचारा हमारी बड़ी मदद करता है। अगर शायद ये नहीं होता, ओजोन गैस नहीं होता, तो जितने भी व्यक्ति हैं ना, सबको कैंसर हो गया होता। कौन सा कैंसर? स्किन कैंसर। जो इतने गोरे गोरे लोग यहाँ पर घूम रहे हैं धरती पर ना, वो बचे नहीं होते, सब कैंसर से पीड़ित हो गए होते। बात समझ में आई ना। अब देखिए ओजोन गैस का और कौन कौन सा काम होता है। तो ये आपने पता कर लिया कि अच्छा ये हमें स्किन कैंसर से रोकता है, ये बेचारा हमारी बड़ी मदद करता है। इसीलिए ओजोन गैस को हमें बचा करके रखना है, ओजोन परत को हमें बचा करके रखना है ना। अब हम लोग देखते हैं कि आपने हेडिंग तो, आप लोग सोच रहे होंगे मैम आपने हेडिंग तो लिखा है कि ओजोन परत का अपक्षय, यानी ओजोन परत का क्षरण, यानी ओजोन परत कैसे खत्म हो रहा है, फिर आप ये क्या बता रही हैं। तो हम वही बता रहे हैं बच्चों कि ये हमारी इतनी मदद करता है, तो इसका क्षरण जो हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण का मतलब होता है ना कि ओजोन परत का खत्म होना। यहाँ पर चलिए लिख देते हैं आप लोगों को। एक मिनट एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ओजोन परत का नष्ट होना ही या पतला होना, नष्ट होना ही या पतला होना ही, पतला होना ही ओजोन अपक्षय कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। बात समझ में ना। ये सारे बच्चे नोट कर लेंगे क्योंकि ये बड़ी काम की चीज है, आपको बाद में बहुत काम आएंगी ये। आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी ये आपको काम आ जाएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप आसानी से वहां पर इसको बता सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर आपने ये देख लिया कि ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत अपक्षय क्या होता है। ओजोन परत का पतला होना ही, धीरे धीरे उसका नष्ट होना ही, खत्म होना ही ओजोन अपक्षय कहलाता है। बात समझ में आई ना। तो ये नष्ट कैसे हो रहा है बच्चों, जो हम लोग घर में रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं ना, एयर कंडीशनर चला रहे हैं, ये सारी चीजें जो चला रहे हैं ना, इससे एक गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहां पर देखिए, फ्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये किससे निकलता है? रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, इन सारी चीजों से जो गैस निकलती है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना, अच्छा एसी यूज कर लेते हैं, फ्रिज वगैरह जो यूज कर रहे हैं हम लोग, इससे क्या होता है, एक गैस, हानिकारक गैस निकलता है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है बच्चों? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ये निकल करके ओजोन परत को नष्ट करता है धीरे धीरे। तो आप समझ लीजिए कि इन सब का उपयोग करने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये धीरे धीरे जब ओजोन परत को खत्म कर देगा, तो ओजोन परत जब धीरे धीरे एक दिन खत्म हो जाएगा, तो बताइए क्या होगा, क्या होगा बच्चों बताइए।
तो सूर्य का हानिकारक किरण जो है हमारे पृथ्वी पर डायरेक्टली आने लगेगा, और जब आने लगेगा तो हमें स्किन कैंसर होने से कोई नहीं बचा पाएगा। बचा पाएगा क्या? कोई नहीं बचा पाएगा। बात समझ में आई ना? तो इतनी चीजें, हमें लगता है कि इतनी चीजें आप सबको पता हो गई होंगी कि क्या भूमंडलीय तापन क्या होता है, ओजोन परत अपक्षय क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपको पता हो गई हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं भूमि निम्नीकरण पे। आपने आपको 3 शब्द मैंने याद करने के लिए कहा था कि बच्चों ये 3 शब्द याद करिए कि भूमंडलीय तापन क्या होता है ना, भूमंडलीय तापन क्या होता है, और ये क्या होता है, ओजोन परत अपक्षय क्या होता है, ये सारी चीजें आप जान गए हैं। अब चलिए, बुक बच्चों चला गया था, बुक को हम वापस फिर से लाते हैं। इसके लिए मुझे 2 मिनट का टाइम आप लोगों से चाहिए, 2 मिनट का टाइम आप लोग दे दीजिए। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। आ गया बस। देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ना संसाधन एवं विकास, तो हमने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पर पेन का यूज कर लेते हैं, 1 मिनट, पेन ला दे हम लोग। देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कि क्या होता है, संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने से, जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से क्या क्या हो सकता है। तो हमने देखा था भूमंडलीय तापन बढ़ सकता है, ओजोन परत का अवक्षय हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, भूमि निम्नीकरण हो सकता है। अब बच्चों, भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि की कटाई, जैसे सॉरी, भूमि की कटाई का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं, आप देखते होंगे कि जहां पर पेड़ लगा होता है वहां की जो भूमि होती है वो बंधी हुई होती है, पानी के बहाव से वह बहती नहीं है ना। आप देखे होंगे तटों वगैरह पर, जो तट रहते हैं वहां पर जो पेड़ वगैरह लगे रहते हैं, वहां पर इसलिए लगाए जाते हैं पेड़ वगैरह, ताकि वहां की जो भूमि है उसकी वह कटे ना, पानी के बहाव के साथ उसकी कटाई ना हो जाए, मतलब पानी के बहाव के साथ वो भी न बह जाए। इसी को भूमि निम्नीकरण कहते हैं। और बात समझ में है ना? तो भूमि निम्नीकरण क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं कि पेड़ों के अंधाधुंध कटाई से क्या क्या हो सकता है। अब आगे चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग ये देख लिए हैं कि अच्छा ये चीजें क्या होती हैं, आगे देखिए ना। यहाँ पर एक शब्द आपका है, एक शब्द है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, आ जाए जल्दी से आ जाए। सतत पोषणी विकास। अब आप लोग सोच रहे होंगे सतत पोषणी विकास का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली ये चीज मैं ला दी हूँ, इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो चीजें हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे कोई भी संसाधन हो गया, प्राकृतिक संसाधन, पेड़ हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, तो ये जो भी संसाधन है, इनका उपयोग हमें इस तरीके से करना चाहिए कि ताकि यह भावी पीढ़ियों के लिए बचा रहे, संरक्षित रहे। इसी को क्या कहते हैं? सतत पोषणी विकास कहते हैं। बच्चों, सतत पोषणी विकास का मतलब ही होता है, यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि पर्यावरण को, इसको नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए पहुंचाए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का संसाधनों का इस तरह से इस तरह से उपयोग किया जाए कि वह भावी भावी का मतलब भविष्य होता है, वह भावी
पीढ़ियों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए बचा रहे, क्या कहलाता है? सतत पोषणी विकास कहलाता है। विकास कहलाता है। बात समझ में है ना? तो बच्चों जितनी सारी चीजें मैं लिखवा रही हूँ उसको आप नोट करते चलिएगा, बहुत काम की चीजें हैं, एग्जाम में आपको ये मददगार साबित हो सकती हैं। देखिए हमने क्या बताया कि सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं। सतत पोषणी विकास का मतलब ही होता है कि ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे। सतत का मतलब ही लगातार होता है। तो सतत पोषणी विकास का मतलब होता है बच्चों कि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करें ना, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम प्राकृतिक संसाधनों को इस तरीके से उपयोग करें कि वह भावी पीढ़ियों के लिए यानी भविष्य के लिए, जैसे आज हम उपयोग कर रहे हैं तो हमारे बच्चे के लिए भी वह भावी पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे, उनके विकास के लिए बचा रहे, उसी को क्या कहते हैं? सतत पोषणी विकास कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं करना चाहेंगे आप लोग ना कि आप लोग जितना पेड़ है उस पेड़ को आप लोग सोचे कि पेड़ की कटाई करके हम अपना ही विकास कर ले, हमारे बच्चे कुछ भी करें हमें उससे नहीं लेना देना है, बच्चों के जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें उससे नहीं लेना देना है। तो आप ऐसा भी ना सोचे ना कि हमें हमें तो हम वैसे मुझे पता है कि आप लोग ऐसा नहीं सोचेंगे भाई, सभी माता पिता ऐसे होते हैं ना कि जो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो बच्चों के बारे में सोचना ही ना, अपनी भावी पीढ़ियों के बारे में सोचना ही, उनके बारे में सोच करके संसाधनों को बचा के रखना ही क्या कहलाता है? सतत पोषणी विकास कहलाता है। बात समझ में आई ना? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इधर। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, एक चीज आएगा, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन ना। आइए इसको देख लेते हैं कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है भाई। देखिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये सम्मेलन क्यों किया गया, कितने लोग किए, कहाँ किए, ये हम लोग देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये सम्मेलन जो है ना, ये जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन है, यह जून 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में सम्मेलन आयोजित किया गया। और यह सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, ये देखिए, यह सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था ना। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें 100 से भी ज्यादा नेता, 100 से भी ज्यादा नेताओं ने भाग लिया इस आयोजन में कि ताकि हमारा पर्यावरण बना रहे, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो डी जेनेरो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 क्या होता है, अब हमें इसको देखना है। अभी हमने देखा कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन क्या है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या है। तो प्यारे बच्चों, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें 100 से भी ज्यादा नेताओं ने भाग लिया है ना। यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य था कि पृथ्वी को एक सुरक्षित, यानी पृथ्वी का जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखा जाए ना, उसका संरक्षण किया जाए ना। अब आगे देखते हैं कि इसके लिए क्या किया गया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की ना। आगे देखिए आगे क्या है, आगे है एजेंडा 21 क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एजेंडा 21 क्या है।
एजेंडा 21 देखिए बच्चे, यह एक घोषणा पत्र है, यानी यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में लाया गया। जैसे आपने उधर देखा था कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 1992 में यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें एजेंडा 21 को लाने की बात की गई है। सभी ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है कि जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका मुख्य जो उद्देश्य था बच्चों, इसका सबसे जो एजेंडा 21 है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सतत पोषणी विकास को लाया जाए। यानी सभी जो देश हैं, जो सभी स्थानीय निकाय हैं, वो सतत पोषणी विकास पर ध्यान दें। यानी आप संसाधनों का उपयोग इस तरीके से ही करें कि भावी पीढ़ी के लिए वह बचा रहे ना, और पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना हो। तो ये एजेंडा 21 जो आपने देखा, और रियो डी जेनेरो जो आपने पृथ्वी सम्मेलन 1992 देखा, इन सबको याद में रखिएगा, ये पेपर में आ सकता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना भी पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है वो पॉइंट आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है। तो हमारी अगली क्लास अब अगले दिन होगी, नेक्स्ट डे। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो आप क्या करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।